वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम और ये मेरा उसका सेकंड पार्ट है। ठीक बच्चों, हमने इसके पहले वाले पार्ट में हम एंड में क्या पढ़ रहे थे, लिक्विड वेपर के बीच के फिजिकल इक्विलिब्रियम को। वहां एक चीज याद रखना बच्चों, कि यदि इनके बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है तो वेपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। यदि वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि लिक्विड और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। अब आज बच्चों हम चलते हैं तीसरे फिजिकल प्रोसेस में। तीसरा फिजिकल प्रोसेस हमारे पास कौन सा है? यदि सॉलिड सीधा किस में चेंज हो जाए, सॉलिड यदि सीधा गैस में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम, दोनों तरफ के प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और यहां भी क्या होगा? सब्लिमेशन होगा। अब कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो सब्लिमेशन शो करते हैं? बहुत सारे हैं। मैं मेनली 3 एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर। फर्स्ट हमारे पास है आयोडीन, क्या शो करती है? सब्लिमेशन। सेकंड हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, ये भी क्या शो करता है? सब्लिमेशन। और थर्ड हमारे पास क्या है? कंफूर है, ये भी क्या शो करता है? सब्लिमेशन। अब मैं आयोडीन का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लो कि ये गैस जार है और इसके अंदर एक वाच ग्लास रखी हुई है और अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये अभी कैसा होगा? ये अभी होगा ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट है, ये गैस जार है। ये है क्या? गैस जार है ये बच्चों। अब हमने इसके अंदर क्या रख दी? I2 सॉलिड। इसका कलर कैसा है? वोयलेट है। धीरे धीरे क्या होगा? अभी I2 जो है, इसमें आयोडीन में कैसे इक्विलिब्रियम होगा? ये I2 सॉलिड और ये किस में चेंज होगा? I2 गैस में। इनके बीच ये इक्विलिब्रियम होगा। तो इनिशियल कंडीशंस में क्या है? हमने यहां क्या रखा है? I2 सॉलिड रखा है। तो I2 सॉलिड का I2 गैस में चेंज होने की जो रेट है फर्स्ट में, वो ज्यादा होगी। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शंस ज्यादा होगी और जो ही I2 वेपर बन जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शंस भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसकी रेट बहुत कम होगी। धीरे धीरे क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शंस की रेट कम होती जाएगी और बैकवर्ड रिएक्शंस की रेट बढ़ती जाएगी और एक ऐसी कंडीशंस आ जाएगी जहां पर क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के। यानी क्या स्टेबलाइज हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। एक काम की चीज बच्चों, जब कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, एक चीज हमें यह बताएगी कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है और वो चीज उस समय कांस्टेंट हो जाती है। जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड में क्या कांस्टेंट रहेगा? मेल्ट, उनका वो टेम्परेचर जिस पर वो इक्विलिब्रियम होता था, यानी फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड वेपर में क्या चीज ऐसी थी जो अपने आप कांस्टेंट हो जाएगी थोड़ी देर बाद? वो था वेपर प्रेशर। यहां आयोडीन के केस में ऐसी क्या चीज है जो अपने आप कांस्टेंट हो जाएगी थोड़ी देर बाद? और वो है इंटेंसिटी ऑफ कलर। यहां जो आयोडीन की वेपर बनेगी उसका कलर भी कैसा होगा? वोयलेट होगा। ये आयोडीन गैसियस फॉर्म में है। इनिशियली यहां आयोडीन का जो वोयलेट कलर है, इसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि I2 सॉलिड से I2 गैस बहुत कम बन रहा है। जो जो ये बनता जाएगा, यहां इंटेंसिटी जो है वोयलेट कलर की, वो इंक्रीज होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर वोयलेट कलर की जो इंटेंसिटी है वो अब चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या स्टेबलाइज हो गया है? इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी कोई इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है तो उसका कोई एक करैक्टर जो है, वो जो करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो है, वो कांस्टेंट हो जाती है। ध्यान रखना बच्चों। अब चलिए बच्चों, ये तीसरा तो हो गया। अब हम आते हैं उन फिजिकल प्रोसेस में जहां हम किसी सॉलिड को या गैस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी डिसोल्यूशन में। तो बच्चों इसको मैं रिमूव कर देता हूं। सिंपल सा कंसेप्ट था सॉलिड और गैस के अंदर। अब चलते हैं अगला। अगला हमारे पास क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ, चौथा इक्विलिब्रियम है
चौथा क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या, सॉलिड और लिक्विड का। सॉलिड इन लिक्विड डिसोल्यूशन में है, इन लिक्विड। अब इसको पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। क्या है कि मान लो हमने शुगर ले ली, शक्कर, और इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया। ये वाटर है, और जो ही हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। क्या बन गया है, शुगर सॉल्यूशन। यहां जो शुगर है वो सॉल्यूट है, कैसा है, सॉलिड है। वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, कैसा है, लिक्विड है। और सॉल्यूशन को मैं क्या लिख देता हूं, शुगर एक्वस। एक्वस का मतलब इसके अंदर वाटर है। अब बच्चों में दूसरा, ये तो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा। कब होगा, कैसे होगा, हम यहां समझते हैं बच्चों। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या ले लिया है, 100 ग्राम वाटर ले लिया है बच्चों, समझना। और यहां पर आपको एक कंसेप्ट आएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, क्योंकि जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनेगा इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं होगा। और टेम्परेचर क्या रखा हम लोगों ने, यहां पर जो भी रखा वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा बच्चों, याद रखना। इस इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। 100 ग्राम हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट, और इसमें हमने क्या ऐड कर दी है, शुगर। और शुगर ऐड कितनी करें, शुगर इतनी ऐड करें कि उसका क्या बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्लस क्या होना चाहिए, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ शुगर शुड बी present at bottom in undissolved state। शुगर क्रिस्टल लिख दो यहां पर। ये कंडीशंस है बच्चों इसकी। हमने इसमें शुगर डिसॉल्व करी, इसे स्टायर किया, मिक्स हो गया ये, और शुगर डिसॉल्व करी और मिक्स हो गया ये। हमें पहले तो हमें क्या बना देना है, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब हम ये बनाएंगे तब टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जितनी शुगर हमने डिसॉल्व करी वो डिसॉल्व होती गई, और फिर हम थोड़ी बहुत शुगर के क्रिस्टल्स और डिसॉल्व करेंगे, जो कहां रहेंगे, यहां बॉटम पे रहेंगे। तो ये कौन से शुगर हैं, ये शुगर है अनडिसॉल्व्ड, और यहां जो शुगर है वो कैसी है, डिसॉल्व्ड है। ये घुली हुई है बच्चों यहां पर, यानी ये एक्वस है। और इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, यानी डिसॉल्व्ड सॉल्यूट और अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। जितने शुगर के पार्टिकल्स अनडिसॉल्व से डिसॉल्व में जाएंगे, उतने ही डिसॉल्व्ड शुगर के पार्टिकल्स कहां आ जाएंगे, अनडिसॉल्व्ड शुगर में आ जाएंगे। इनके बीच ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। दो कंडीशंस, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और शुगर जो भी हम सॉल्यूट लें उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। अगली कंडीशन, जी मान लो इस कंडीशन में मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, इस कंडीशन में मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये जो अनडिसॉल्व्ड शुगर है ये डिसॉल्व हो जाएगी और इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या जरूरी है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, क्योंकि मैक्सिमम सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाती है। अब इस इक्विलिब्रियम में क्या चेक किया गया कि ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक है या नहीं है। यानी हमें क्या मालूम है, डायनेमिक का मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद भी दोनों प्रोसेस चलते रहने चाहिए और दोनों की जो रेट है वो सेम होनी चाहिए। तो क्या किया गया, यहां पर ये चेक करने के लिए कि ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक है या नहीं है, तो इसमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद क्या डाली गई, रेडियो एक्टिव शुगर।
अब सर ये क्या होती है? तो शुगर का जो फॉर्मूला है वो है C12H22O11। यदि यहां हम कार्बन जो लेते हैं वो 12 वाला लेते हैं तो ये नॉर्मल शुगर है। हमने क्या काम किया, इस कार्बन जिसका मास 12 है उसकी जगह पर एक ऐसा कार्बन ले लिया जिसका मास कितना था, 14 था। और ये जो कार्बन है ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। या अब यदि इसमें आ गया तो ये कैसी शुगर हो गई है, ये शुगर कैसी हो गई है, रेडियो एक्टिव शुगर हो गई है। हमने इसमें यही शुगर डिसोल्व की थी नॉर्मल वाली और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक है या नहीं है। तो हमने इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद इसके साथ थोड़े बहुत फ्यू ड्रॉप्स किसकी डाल दी हम लोगों ने, फ्यू ड्रॉप्स यहां पर इसके अंदर किसकी डाल दी है, रेडियो एक्टिव शुगर जिसमें C14 वाला कार्बन है। अब यदि ये C14 वाला कार्बन हमने तो कहां ऐड किया है, हमने तो एक्वस में ऐड किया है। यदि ये C14 वाला कार्बन यहां आ जाए, किसमें आ जाए, सॉलिड शुगर में आ जाए, C14 वाला, इसका मतलब हमने जो यहां से ऐड किया था C14 वाला कार्बन वो इसमें चेंज हुआ है और ये इसमें चेंज हो, यानी दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। और ऐसा ही हुआ, हमने जो रेडियो एक्टिव शुगर जो ऐड की थी वो किसमें चेंज हो गई, यहां पर उसका थोड़ा बहुत फ्रैक्शन किसमें चेंज हो गया है, सॉलिड शुगर में चेंज हो गया। इससे क्या प्रूफ हुआ कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद ये दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं और इन दोनों प्रोसेस की रेट सेम रहती है। तो इस इक्विलिब्रियम में किन किन के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट और अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, प्लस क्या बन जाना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या खत्म हुआ हमारा फोर्थ इक्विलिब्रियम। और अब आ जाते हैं हम लोग अगले इक्विलिब्रियम में जो किनके बीच होगा, गैस और गैस एक्वस के बीच होगा, यानी डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसको बच्चों मैं रिमूव कर रहा हूं अब। तो हमारा लास्ट इक्विलिब्रियम है बच्चों वो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड इन लिक्विड। तो ये हटा देते हैं और अब हमारा आ जाते हैं गैस प्लस लिक्विड और यहां लिख देता हूं गैस, ये एक्वस होगी। एग्जाम्पल ले लेता हूं CO2, ये गैसियस है, प्लस यहां ले लेते हैं वाटर, ये लिक्विड है। और यहां क्या होगा, CO2 जो है वो एक्वस में चेंज हो जाएगी। और ये कहां होता है, हम कौन सी कंडीशन में CO2 को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, एरिएटेड ड्रिंक में, एरिएटेड ड्रिंक जिनको हम और क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक। जो कौन है, पेप्सी है, कोका कोला है और थम्स अप है। इसके अलावा बच्चों बहुत सारी है, थम्स अप है, ये हमारे पास है। ये सारे क्या है, एरिएटेड ड्रिंक है। अब बच्चों समझते हैं इसके अंदर क्या है। ये मान लो कोई कंटेनर है, किसी एक का मान लेते हैं जो भी है, यहां हमारे पास ये इसका लिड है और यहां तक क्या भरा हुआ है, ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है और यहां ये ढक्कन लगा हुआ बच्चों और इसके अंदर क्या भरी हुई है, CO2 गैस। तो यहां जो CO2 गैस भरी हुई है और जो CO2 गैस इसमें डिसॉल्व्ड है, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, चेंज नहीं होना चाहिए। ये कंटेनर जहां पर है वहां पर यहां तक तो लिक्विड है और इसके ऊपर CO2 गैस है। तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद ये जो CO2 गैस यहां पर है और ये जो CO2 गैस एक्वस में है, इनके बीच क्या स्टेबलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। जितनी CO2 यहां से एक्वस से गैसियस फॉर्म में चेंज होगी उतनी ही शुगर यहां, उतनी ही CO2 यहां से बाहर, उतनी बाहर की अंदर चलती जाएगी। यानी क्या स्टेबलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। ये तो सिंपल सा इक्विलिब्रियम हो गया है। अब अगली कंडीशन, मैं चाहूं कि ये जो CO2 गैस है इसकी सॉल्युबिलिटी इस वाटर में ज्यादा हो जाए। यदि मैं क्या चाहूं, इफ टू इंक्रीज, मैं चाहूं
इंक्रीज क्या करना चाहूं, इंक्रीज द solubility of CO2 इन वाटर, तो मुझे क्या काम करना होगा, हेनरी लॉ का यूज करना होगा। ये हेनरी लॉ है। इक्विलिब्रियम में हेनरी लॉ का कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं चाहूं कि इस CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाए तो मैं क्या काम करता हूं, किसका यूज लूंगा, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ गैस इन गिवन अमाउंट ऑफ solvent, the amount of gas present in a, the amount of gas present in a given amount of solvent is directly proportional to pressure of gas over the solution। क्या कहता है, इसको समझते हैं। यदि आपको इस CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी इसमें ज्यादा करनी है तो आपको यहां जो CO2 गैस है, यदि इसके प्रेशर्स को आप बढ़ा देंगे तो इस CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ, यहां सॉल्यूशन कर देता हूं, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन किसका, उसी गैस का है, इसमें है सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ये प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, यहां जो CO2 गैस के प्रेशर्स को बढ़ा देंगे तो इस CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी इसके अंदर बढ़ जाएगी, और CO2 गैस के प्रेशर्स को बढ़ाकर ढक्कन लगा दो। CO2 गैस के प्रेशर्स को बढ़ाकर, अंदर बढ़ाकर उसके बाद ढक्कन लगा दो। तो इसी तरह से पैकिंग होती है इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की, सॉफ्ट ड्रिंक भी कह दो इन्हें, इन सॉफ्ट ड्रिंक की इस तरह से पैकिंग होती है बच्चों। और अब अगला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नहीं है, ये जनरल कंसेप्ट है बच्चों। अब मान लो कि हमारे घर में हम क्या लेके आए, ये सॉफ्ट ड्रिंक लेके आए और हमने इसके ढक्कन को ओपन कर दिया। ये कॉमन कंसेप्ट है बच्चों, ये कोई अलग से कुछ नहीं, हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ओपन करते ही हमने पहला काम क्या किया, CO2 गैस के प्रेशर को कम कर दिया, क्योंकि जो ही ढक्कन ओपन करेंगे यहां जो CO2 गैस थी वो बाहर आ गई, और जो ही हमने CO2 गैस के प्रेशर्स को कम किया, हमने क्या काम किया, CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी को कम कर दिया, पहला काम। दूसरा क्या होगा, यदि हमने इसको लिड को रिमूव करके इसे ओपन छोड़ दिया है तो थोड़ी देर बाद जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो क्या होगा, दूसरा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो CO2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो और कम हो जाएगी। तो अंदर की जो CO2 है जो घुली हुई थी इसके अंदर की जो CO2 घुली वो भी बाहर आना शुरू हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद नंबर 3, द टेस्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बिकम फ्लेट इसका टेस्ट हो जाता है। फ्लेट का मतलब क्या है कि अब हमें ये कैसी लगेगी, अब हमें ये पानी के जैसी लगेगी, फ्लेट हो जाता है, जैसे लगेगा मीठा पानी है। यदि आपके पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक है और आप उसका ढक्कन हटा के 1-2 घंटे छोड़ के उसके बाद यदि आप उसे पीने की ट्राई करेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, फ्लेट हो जाएगा। रीजन क्या है, उसके अंदर की जो CO2 गैस है वो सराउंडिंग में बाहर चली गई है। तो बच्चों क्या खत्म हुआ, हेनरी लॉ याद रखना, क्या खत्म हुआ, गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी और किनके बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, डिसॉल्व्ड गैस और अनडिसॉल्व्ड गैस के बीच होगा। यदि हम किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम कौन से लॉ का यूज ले लें, हेनरी लॉ का यूज ले लें बच्चों। अब चलते हैं बच्चों आज का लास्ट टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस के इक्विलिब्रियम के, यानी फिजिकल प्रोसेस के जो इक्विलिब्रियम होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो बच्चों ये लास्ट टॉपिक है, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों मैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम।
characteristics of physical process equilibrium। ज्यादा कुछ नहीं है, 5 या 6 करैक्टर्स है। पहला करैक्टर्स, जितने भी फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होते हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए, क्लोज कंटेनर चाहिए। क्लोज कंटेनर नहीं लेंगे तो क्या होगा, एक रिएक्शंस की स्पीड ज्यादा होगी, बैकवर्ड रिएक्शंस की स्पीड बहुत कम होगी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है करैक्टरिस्टिक्स में, equilibrium is only possible in closed vessels। काम की कंडीशंस है, क्लोज्ड वेसल्स में ही फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होते हैं, पहली कंडीशंस। दूसरी हमारे पास क्या है, बोथ opposing processes occur at simultaneously with same rate। दोनों का मतलब इधर का, ये फॉरवर्ड रिएक्शंस, ये बैकवर्ड रिएक्शंस, ये दोनों क्या है, अपोजिंग प्रोसेस हैं, दोनों चलते रहेंगे और दोनों की जो रेट है वो भी कैसी होगी, इक्वल होगी। ये हमारे पास क्या है, दूसरा करैक्टरिस्टिक्स है फिजिकल इक्विलिब्रियम का। जहां कहीं पर भी फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, ये दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे होंगे, ये डायनेमिक होंगे, ये डायनेमिक प्रोसेस होंगे। बच्चों अगला क्या है हमारे पास, थर्ड, ऑल मीजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक कंसंट्रेशन, कलर, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, एसेट्रा। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक कंसंट्रेशन, कलर, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर्स, ये क्या हो जाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे, कुछ तो पहले से कांस्टेंट रहेंगे और एक जो ऐसा होगा जो इक्विलिब्रियम होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। कितने पॉइंट हो गए बच्चों हमारे पास, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है, अब इन तीनों को रिमूव कर देता हूं बच्चों पहले मैं, फिर 4th नंबर ऊपर मेंशन कर देता हूं। तो ये फर्स्ट और सेकंड रिमूव कर रहा हूं बच्चों में। अब क्या आ रहा है कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद में कांस्टेंट होगी। तो क्या है, व्हेन 4th नंबर, व्हेन इक्विलिब्रियम अटेन्ड one physical property become constant। या तो वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, या इक्विलिब्रियम, अगला काम का लाइन है, इक्विलिब्रियम कैन बी characterized by one physical property। सेकंड, फर्स्ट हमारे लाइन पास क्या थी, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा तब एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी है जो कांस्टेंट हो जाएगी। या इक्विलिब्रियम हुआ है कि नहीं हुआ है स्टेबलाइज, हम कैसे बता सकते हैं, बाय वन फिजिकल प्रॉपर्टी विच
कांस्टेंट आफ्टर स्टेबलाइजिंग इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद कांस्टेंट हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कांस्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट कौन सा इक्विलिब्रियम था हमारे पास? फर्स्ट था सॉलिड और लिक्विड में। यहां एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जो हमें कांस्टेंट रखनी ही थी और वो था उसका टेम्परेचर। वो था टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर भी क्या था उसका? मेल्टिंग पॉइंट या उसका फ्रीजिंग पॉइंट। यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये इस पहले वाले वीडियो में है बच्चों। अब सेकंड में हमारे पास क्या था? यदि हम किसके बीच करें इक्विलिब्रियम? लिक्विड और वेपर के बीच। तो यहां क्या था? जो वेपर प्रेशर था वो इक्विलिब्रियम होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या था? सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा? अनडिजोल्व्ड। और कौन सा सॉल्यूट? डिजोल्व्ड। और इसमें और गैस CO2 का बच्चों लिख देता हूं यहां पर, CO2 गैस और CO2 एक्वस। यहां क्या होगा? सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगी उस टेम्परेचर पर अपने आप। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तभी तो क्या बनेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहां क्या कांस्टेंट हो जाएगी? कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस इन लिक्विड, ये कांस्टेंट हो जाएगी। वापिस समझे, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है तब कोई ना कोई एक चीज अपने आप कांस्टेंट हो जाती है। इसको छोड़कर यहां हमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा आइस और वाटर की कंडीशंस में, क्योंकि उसके अलावा किसी और टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। और पांचवा और लास्ट चीज बच्चों, अब इसको रिमूव कर रहा हूं, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, ये वाला, क्योंकि पांचवें वापस ये बॉटम वाला काम आने वाला है। और पांचवा क्या कहता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गई है उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे आयोडीन वाले में इंटेंसिटी ऑफ कलर कांस्टेंट हो रहा था, अब वो क्या कह रहा है कि इनमें इक्विलिब्रियम हो गया और ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो ये जो चीज कांस्टेंट हुई है इनकी वैल्यू कितनी है। जैसे वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो वेपर प्रेशर है कितना, कम है या ज्यादा है, उसके बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन में स्टेबलाइज हुआ है, इनिशियल, मिडल या एंड वाली स्टेज पर। तो लास्ट पॉइंट बच्चों क्या हमारे पास है? the value of physical property which constant after equilibrium tell us about the extent of reaction before attaining equilibrium। क्या है कि जो चीज कांस्टेंट हो गई है उसकी वैल्यू कितनी है, वो हमें बताती है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की कौन सी स्टेज में स्टेबलाइज हुआ था। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि जो वेपर प्रेशर है, यदि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 0.2 atm है और वो कांस्टेंट हो गया, या 0.5 atm है और वो कांस्टेंट हो गया, या 0.8 atm है और वो कांस्टेंट हो गया, तो ये वैल्यूज हमें क्या बताएगी? ये बताती है कि इक्विलिब्रियम कब हो गया, लगभग इनिशियल हो गया। ये क्या बताती है? लगभग मिडल में हो गया। ये क्या बताती है? लगभग लास्ट स्टेज में स्टेबलाइज हुआ है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी वापस याद कर लेना कि जो प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाती है उसकी वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पर हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शंस कितनी हो गई थी और उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है।
बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इन दोनों में क्या था, फिजिकल प्रोसेस के इक्विलिब्रियम थे। थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर 3 काम आप जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों।